बैक स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद ये वीडियो आ रही है। इसके पीछे एक रीज़न भी था कि बीच में टाइफाइड हो गया था और टाइफाइड में कम से कम 15 से 20 दिन चले गए। उसके बाद थोड़ा मेरा एमएससी के कॉलेज का था, उस इशू की वजह से और 15 दिन चले गए। तो एक महीने से हमारे जो चैनल था उस पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अभी आपके सर बैक आ गए। सोच रहे होगे कि सर के पास तो डिजिटल बोर्ड था, लेकिन उन्होंने व्हाइट बोर्ड क्यों किया? वैसे डिजिटल बोर्ड तो है, लेकिन इसके पीछे है। ओके, इसका रीजन ये है कि अपने डिजिटल बोर्ड में थोड़ा खराबी आ गया है। ये 2-3 दिन के अंदर वो डिजिटल बोर्ड हम ठीक कर देंगे। लेकिन सोचा था कि भैया आज तो वीडियो बनानी है, चाहे डिजिटल बोर्ड हो या ना हो। तो छोटा सा अपना ये जुगाड़ लगा दिया है, अपने व्हाइट बोर्ड में सीखेंगे। कंटेंट से मैटर करता है, बोर्ड से क्या मैटर करता है। कुछ 2-3 दिन के बाद अपना डिजिटल बोर्ड बनके रेडी हो जाएगा। ओके, तो एक जो सीरीज हमने चालू की थी क्लास 10th की, उस क्लास 10th की सीरीज में हमने 3rd नंबर चैप्टर लगभग 80% चालू खत्म कर दिया है। और अभी हम उस 3rd नंबर चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके लिए बहुत सारे लड़के रुके हुए थे, क्योंकि भैया जब भी रिप्रोडक्शन बोला जाता है तो भैया दिमाग के अंदर, दिल के अंदर लड्डू फूटते कि भैया आज कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। और पता है, जब भी मैं टॉपिक सिखाता हूँ ना तो बहुत खोल के सिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास 10 में था तो ऐसे जब कोई टॉपिक आ जाते थे तो हमारे सर बोले थे भैया पन्ना पलटो, हो गया, सेल्फ स्टडी करो। हमारी सेल्फ स्टडी तो कुछ और ही होती थी। तो बेहतर ये तो माइंड में मैंने रखा है कि भैया ये टॉपिक तो भैया डिटेल में होगा। ओके, और बच्चे चाहते भी है कि डिटेल में हो, और डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि कंसेप्ट है, कंसेप्ट माइंड में फिट बैठनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट पॉइंट्स है जो है कि टेस्टिस। देखो, जब भी बच्चा 3 महीने का रहता है, 3 महीने का, ओके, तो 3 महीने का जब बच्चा रहता है ना, तो उस बच्चे के पेट के अंदर, सोचो बच्चा है 3 महीने का, मतलब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है 3 महीने का, डिलीवरी हुई नहीं है, माँ का पेट के अंदर, यूटेरस के अंदर जो 3 महीने का बच्चा है, उसके पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर 2 टेस्टिस तैयार होते हैं। भैया ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा ही होता है। जब बच्चा 3 महीने का रहता है तो उसके जो टेस्टिस है उसके पेट के अंदर रहते हैं, और लेटर वो पेट से नीचे आ जाते हैं एक पाउच के अंदर, जिस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है बच्चों? स्क्रोटम मतलब मान लो कि ये एक बच्चा है, ओके, और ये बच्चे की एब्डोमेन वाली रीजन है और ये उसके 2 पैर हैं। तो यहां पर सबसे पहले टेस्टिस रहते हैं और वो इंग्विनल कैनल के पाइप के थ्रू, अभी इतना डिटेल आपको नहीं समझना, बस कंसेप्ट समझ लो। एक पाइप रहती है इंग्विनल कैनल नाम से, उस पाइप के थ्रू, ओके, वो एक पिशवी के अंदर आके लटक जाते हैं, जिस पिशवी को बोलते हैं स्क्रोटम। तो आपको स्क्रोटम समझ में आ गया? स्क्रोटम वो थैली है जिस थैले के अंदर उस मेल के टेस्टिस आके शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले सेंटेंस क्या बोलिए? पेयर ऑफ अ टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और टेस्टिस भैया 2 चीजें करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हमने चीज समझी कि जो स्टार्टिंग में टेस्टिस रहते हैं वो बच्चे के पेट के अंदर रहते हैं, और पेट से वो 2 पाइप, इंग्विनल कैनल नाम के 2 पाइप के थ्रू वो पेट से नीचे उतर जाते हैं। और नीचे उतरने के बाद भैया ऐसा मानो कि ये पेट है और ये उसके 2 पैर है, और ये पेट और पैरों के बीच की जगह जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट हो गए, अगर वो पेट से नीचे आएंगे तो गिर नहीं जाएंगे, 6-7 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो ऊपर से जब वो टेस्टिस नीचे आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? तो उनको पकड़ने के लिए रहता है स्क्रोटम नाम की पाउच। तो ये स्क्रोटम नाम की पाउच, इसके अंदर ये 2 टेस्टिस जो है वो टेस्टिस शिफ्ट हो जाते हैं। भैया टेस्टिस पेट में तैयार होते हैं और नीचे क्यों आते हैं? सवाल पैदा होगा। ओके, अगर तैयार पेट में हो तो नीचे क्यों आते हैं? बच्चों, एब्डोमेन के यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है ना, वो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और इतने ज्यादा टेम्परेचर में आपके टेस्टिस सर्वाइव नहीं कर सकते। और टेस्टिस नहीं भैया आदमी ही नहीं, तो इसलिए टेम्परेचर कम हो, इसलिए वो पेट से नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। और यही स्क्रोटम है जो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि जितना ठंडा टेम्परेचर रहेगा उतने ज्यादा स्पर्म बनेंगे, और जितना ठंडा टेम्परेचर रहेगा उतना अच्छे से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनेगा। इसीलिए तो ठंडी के वक्त जो है वो बॉडी के अंदर वो जो फीलिंग हो ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। तो ये भी एक है कि अगर आप आपके टेस्टिस को ठंडा रखोगे तो स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन दोनों बढ़ेंगे। ओके, तो अभी दिक्कत यह है कि आपका ये जो टेस्टिस भैया है पेयर में है। पेयर में मतलब कितना? जोड़ी में 2। तो ये एक और ये एक, तो एक पेयर है, 2 टेस्टिस है। 2 पेयर नहीं लिख के आना, 2 टेस्टिस है, एक पेयर है। तो जो टेस्टिस है ना, इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट रहते हैं। इतना डिटेल तो आपको नहीं है, तो 12th में है। इस कंपार्टमेंट के अंदर छोटे छोटे पाइप्स रहते हैं और उसके अंदर बनते हैं आपके स्पर्म भैया। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों मालूम है? स्पर्म को तो टेस्टिस बना लेता है, लेकिन जब किसी बच्चे की एज जो है वो एज 13 साल की हो जाती है, तो 13 साल से उसकी डेथ होने तक स्पर्म बनते हैं। मतलब 90 साल का बुढ़ा भी अगर चाहे तो पप्पा बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना ज्यादा अमाउंट में अगर ये स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा तो इतना ज्यादा अमाउंट में टेस्टिस उसको स्टोर करके नहीं रख सकता। इस सालों के स्पर्म भैया को उसने स्टोर करके रखा है। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो कंटिन्यूसली बनते हैं, लेकिन वो स्पर्म कंटिन्यूसली स्टोर नहीं रहते। तो टेस्टिस भैया का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। अभी बने हुए टेस्टिस के अंदर बने हुए स्पर्म को स्टोर कौन करेगा? क्योंकि भैया स्टोर तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर वक्त हम प्रेगनेंसी करते फिरने वाले कि हम स्पर्म को निकालते फिरने वाले, नहीं, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा।
तो टेस्टिस के पीछे एक बहुत लंबी सी पाइप प्रेजेंट रहती है, जिस पाइप को बोलते हैं इपिडिडाइमिस भैया। तो ये जो इपिडिडाइमिस भैया है, ये जो इपिडिडाइमिस नाम की पाइप है, ये पाइप उस बने हुए स्पर्म को क्या करती है, स्टोर करके रहती है। बहुत बड़ी पाइप रहती है, 20 फीट की पाइप रहती है। अभी आप सोचोगे सर 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 शायद आप 20 सेंटीमीटर बोलना चाहते हो, 20 सेंटीमीटर में 20 फीट की पाइप रहती है। अभी आप सोचोगे सर हम है 4 फीट 5 फीट, आप जितना हाइट पकड़ के 6 फीट, बंदा 6 फीट का है, उसके अंदर 20 फीट की पाइप कहां से आ गई। मान लो मैंने अगर एक रस्सी लिया, एक धागा लिया 6 फीट का, तो इसको इतनी बड़ी जगह लगी, लेकिन मैंने उसको अगर लपेट लिया तो इतना 6 फीट का धागा कम जगह में बैठ जाएगा ना। तो यही फंडा है कि जो इपिडिडाइमिस रहती है तो 20 फीट की, लेकिन ऐसे फोल्ड 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 किए हुए रहती है। दैट्स व्हाई 20 फीट की पाइप छोटे से इस टेस्टिस के पीछे बैठ जाती है। तो 2 टेस्टिस और 2 इपिडिडाइमिस। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी क्रिएट करना रहता है या फिर जब भी आपको स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर डालना रहता है, तो इसके लिए मदद करता है एक पार्ट, जिस पार्ट का नाम है पेनिस। लेकिन आप देखोगे कि इपिडिडाइमिस तो यहां पर है और पेनिस तो बीच में है, तो यहां पर ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है कि स्पर्म सीधा जंप मार के पेनिस के अंदर जाएंगे, क्योंकि पेनिस के अंदर तो स्पर्म भेजने रहेंगे, क्योंकि यही तो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, जो किसी फीमेल के अंदर जब एंटर करेगा तो इसके थ्रू स्पर्म जाएंगे। तो इसके थ्रू स्पर्म जाएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर स्पर्म भेजना पड़ेगा। तो ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है, वायर वाला कनेक्शन है। और यहां पर आ जाते हैं आपके एक दूसरी पाइप, जिस पाइप को बोलते हैं वासा डेफरेंस। दोनों इपिडिडाइमिस से, टेस्टिस से नहीं, दोनों इपिडिडाइमिस से ये जो 2 पाइप है, ये जो 2 पाइप यहां से निकलती है, और इन 2 पाइप का काम है कि टेस्टिस भैया ने बनाए हुए स्पर्म को पेनिस तक ले जाने का काम ये 2 पाइप करते हैं, जिस पाइप को बोलते हैं वासा डेफरेंस। तो ये वासा डेफरेंस कुछ इस तरीके से जाकर, अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो वासा डेफरेंस जा रही है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर घुस गई है। गलत, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं घुसी है, वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे गई है। क्यों यूरिनरी ब्लैडर के पीछे गई है? डायग्राम में तो मैं आपको यहां पर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की जगह नहीं दिखा सकता, लेकिन इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जिस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। डायग्राम में तो आपको ये यूरिनरी ब्लैडर के साइड में दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे उन सेमिनल वेसिकल को निकालता तो दिखाई देते क्या? नहीं, इसलिए मैंने सेमिनल वेसिकल को पीछे निकाला है, साइड में निकाला है। ओके, तो आपको क्या समझना है, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ग्लैंड प्रेजेंट है, जिस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल, पीछे प्रेजेंट है, लेकिन मैं आपको डायग्राम में दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इसको साइड में निकाला है। तो ये जो आपका वासा डिफरेंस है वो जाके ओपन होता है एक ग्लैंड के अंदर, जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। तो सारे स्पर्म जो है वो सेमिनल वेसिकल भैया के पास जाकर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अभी तो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि ये सेमिनल वेसिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को या फिर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को स्पर्म के अंदर डालती है। तो स्पर्म भैया निकला है, और ये स्पर्म भैया है वो अभी पहुंच गए सेमिनल वेसिकल के पास। सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे रहती है, लेकिन यहां पर मैंने आपको साइड में दिखा रही। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल को या फिर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को सिक्रेट करती है, फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और फिब्रिनोजन। ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल है जो सेमिनल वेसिकल नाम के ग्लैंड के तरफ से सिक्रेट होते हैं। आप सोचोगे सर जी स्पर्म भैया तो स्पर्म भैया है, उसको जरूरत किसकी है? अभी आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे को एक बात बोलो, अगर वो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो उसको ओवम के यहां पर जाकर क्या करना रहता है, फर्टिलाइजेशन करना रहता है। फीमेल बॉडी का ओवम रहता है यहां पर, कंबर के यहां पर, पेल्विक रीजन में, और वो एंटर करता है वजाइना के अंदर। तो अगर वो वजाइना के अंदर एंटर करेगा तो उसको सबसे पहले वजाइना का 7 सेंटीमीटर या से 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना रहेगा। उसके बाद उसको लगेगा उसके बाद उसको लगेगा यूटेरस को डिस्टेंस को कवर करना रहेगा। उसके बाद फीमेल की पाइप लगेगी, जिस पाइप को बोलते हैं ओविडक्ट, उस ओविडक्ट को पार करना रहेगा, तब वो ओवम के पास पहुंचेगा। मतलब यहां पर भी अगर आप देखो तो भैया मेहनत तो लड़कों को ही करनी है, बस हम भैया को ही मेहनत करनी है, लेकिन इतनी मेहनत करना है तो एनर्जी लगेगी कि नहीं? तो इसको एनर्जी देने का काम फीमेल बॉडी नहीं करेगी, ये कौन करेगा? अपना खुद का एक ग्लैंड, जिस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल उस स्पर्म के आजू बाजू में फ्रुक्टोज नाम के मॉलिक्यूल को डालता है, जो फ्रुक्टोज नाम का मॉलिक्यूल उस स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए क्या देता है? एनर्जी देता है, और यही एनर्जी वो स्पर्म मूवमेंट करने के लिए यूज करता है। बच्चों इंटरेस्टिंग बात थी ना? ओके, तो चलो ये फ्रुक्टोज भैया क्या है? ये फ्रुक्टोज भैया एक डब्बा है। मान लो मुझे अगर मुंबई से ठाणे जाना है, ओके, बीच रास्ते में मेरे को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ठाणा पहुंचने के बाद मेरे को बहुत कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो बीच के रास्ते में जब मेरे को भूख लगेगी तो मैं घर से डब्बा निकल के लेके जाऊंगा, तो भूख लगी डब्बा खा लूंगा, डब्बा अगर खत्म भी हो गया तो मेरे को मालूम है ठाणे में पहुंचने के बाद मेरे को खाना ही खाना है। तो वही है कि मूवमेंट करने के लिए फ्रुक्टोज का यूज करता है, उसको मालूम है अगर मैं ओवम के अंदर घुस गया तो मेरे को भैया बल्ले बल्ले शबा शबा खाने के लिए बहुत सारी चीजें। उसके बाद सेकंड केमिकल जो ये
सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करती है, दैट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। एक्चुअली एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, एक फंक्शन करता है जिस फंक्शन को बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अभी आप बोलोगे सर जी बस हो गया, अभी हमको नहीं पढ़ना। अरे पढ़ो, साइंस लिया है, साइंस पार्ट 2 पढ़ रहे हो तो इतनी सारी चीजें समझ में आनी ही पड़ेगी। प्रोस्टाग्लैंडिन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस नाम की एक मूवमेंट को परफॉर्म करता है। मैं अभी आपको सबसे पहले पेरिस्टाल्सिस का मतलब बताऊं, उसके बाद रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का मतलब बताऊं। देखो, अगर मेरे गले से कोई चीज ऊपर से नीचे उतर रही है ऐसा जिगजैग पैटर्न में, ओके, मान लो कि ये मेरा गला है, गले के अंदर मेरी फूड पाइप है, तो फूड पाइप सीधी नहीं रहती, वो फूड पाइप ऐसा जिगजैग पाइप में रहती है, और यहाँ पर है मेरा स्टमक। तो मैं जब फूड को पास करूंगा तो ऐसा खड्डे से बाहर निकलता जाएगा। तो ये जो ऐसे फूड की मूवमेंट होगी गले से नीचे उतरते वक्त, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ऊपर से नीचे पेरिस्टाल्सिस। लेकिन वजाइना जो है, उस वजाइना के अंदर स्पर्म नीचे से ऊपर मूवमेंट करता है, तो उस स्पर्म को नीचे से ऊपर मूवमेंट करने के लिए वो वजाइना मदद करती है। तो ये वजाइना है, तो वजाइना इस तरीके से मूवमेंट करेगी जिसके वजह से स्पर्म को एक धक्का मिलेगा, जिस धक्के के वजह से नीचे से स्पर्म कहां पर मूवमेंट करेगा, ऊपर से मूवमेंट करेगा। तो ये जो स्पर्म की नीचे से ऊपर की मूवमेंट है वजाइना के अंदर, उसको बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, जो स्पर्म की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तीसरा है कोयागुलेशन। थर्ड पार्ट निकलते हैं फिब्रिनोजन इस सेमिनल वेसिकल से, जिनका काम है कोयागुलेशन। देखो, जब भी मेल के अंदर स्पर्म है, वो स्पर्म निकलेंगे तो वो स्पर्म एकदम पतले रहते हैं। मतलब जो लिक्विड मेल के अंदर से निकलते हैं, जो सीमेन मेल के अंदर से निकलता है, वो एकदम पतला रहता है। तो वजाइना के अंदर अगर वो पतला सीमेन चला जाएगा तो वजाइना से बहकर वो सीमेन निकल सकता है, क्योंकि वजाइना तो ऐसी सीधी है ना। तो अगर इसके अंदर पेनिस घुस गया और इसने सीमेन को रिलीज कर दिया, और अगर वो सीमेन पतला है तो वजाइना से बाहर निकल जाएगा, और अगर वो सीमेन वजाइना से बाहर निकल गया, स्पर्म बाहर निकल गए, तो प्रेगनेंसी होगी क्या? नहीं। तो इसके लिए जब ये पेनिस वजाइना के अंदर रहता है और ये जब ये स्पर्म रिलीज होता है, तो मेल से जो सीमेन निकलेगा उसको गाढ़ा बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए ये फिब्रिनोजन मदद करेंगे। और अगर सीमेन थिक रहेगा तो इस वजाइना से बहकर नहीं निकलेगा। तो ये फंक्शन है इस फिब्रिनोजन का। इतना डिटेल तो आपको बुक में नहीं है, लेकिन कोई चीज अगर पढ़ रहे हो तो मजे से पढ़ते भैया। तो सेमिनल वेसिकल का काम तो खत्म हो गया। अभी देखो, सेमिनल वेसिकल से यू टर्न मार के फिर से अपने जो पर्टिकुलर स्पर्म है, वो स्पर्म एक पाइप के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस पाइप को बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकली हुई एक पाइप है, उसके अंदर आपके जो स्पर्म भैया है वो स्पर्म भैया पहुंच गए। अभी यहाँ पर आपको एक वर्ड है इजैकुलेटरी डक्ट। देखो, इजैकुलेटरी डक्ट किसको बोलेंगे? ये आगे आपकी वासा डिफरेंस, और ये जो पाइप है, ये पाइप किसकी है? सेमिनल वेसिकल की। तो सेमिनल वेसिकल से पाइप निकलती है और उसी पाइप को आपकी वासा डिफरेंशिया जाकर ज्वाइंट होती है। तो सेमिनल वेसिकल से निकली हुई पाइप और वासा डिफरेंशिया से आई हुई पाइप जब ज्वाइंट होते हैं तो इस वाले कंबाइन पाइप को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल से पाइप निकलती है, वासा डिफरेंशिया ज्वाइंट होती है, कंबाइन हम उसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट एक दूसरे ग्लैंड के अंदर जाकर ओपन होती है, जिस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का भैया एकदम सिंपल सादा सा फंक्शन है। वो फंक्शन ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसे तरह के केमिकल को सीक्रेट करती है जो स्पर्म को प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, क्योंकि फीमेल का जो वजाइना है वो वजाइना एसिडिक है। एसिडिक क्यों? क्योंकि फीमेल वजाइना के अंदर इंफेक्शन हो सकता है। तो अगर फीमेल वजाइना के अंदर इंफेक्शन हो सकता है तो नेचर ने फीमेल वजाइना को एसिडिक बनाया, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए मैं एसिडिक हूं। हर तरह की चीज के लिए, हर तरीके की सेल जो वजाइना के अंदर एंटर करेगी वो मरेगी, क्योंकि वजाइना के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो वजाइना के एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर अपना स्पर्म भैया मर गया, तो इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? अगर वजाइना के अंदर ही मर गया तो प्रेगनेंसी होगी क्या? नहीं होगी। तो फीमेल के वजाइना के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो स्पर्म भैया है, इस स्पर्म भैया के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाई जाती है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाने का काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ताकि ये स्पर्म को वजाइना के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। तो अभी निकल गया ये प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट ग्लैंड दिखने अब सेमिनल वेसिकल 2 दिख रहे हैं, 1 और 2। प्रोस्टेट ग्लैंड 2 नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 ही है। सर यहाँ पर तो आपको 2 दिख रहे हैं, 1 और 2 ऐसा नहीं है। ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के पीछे से जाकर ये प्रोस्टेट ग्लैंड लपटी हुई है। तो ये हाथ दिख रहा है, ऐसा लपटी हुई है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की एक साइड होगी, ये दूसरी साइड होगी। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की 2 साइड है, ना कि 2 प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही रहती है। इसके नीचे थर्ड ग्लैंड है, जिस थर्ड ग्लैंड का नाम है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड भैया एकदम छोटी सी मटर के दाने की तरह 2 ग्लैंड है, 1 और 2 ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या करती है? जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा होता है, तो मान लो ये पेनिस है और ये फीमेल की वजाइना है, तो ये पेनिस फीमेल के वजाइना के ऊपर रब करता है। और पेनिस और वजाइना बहुत सेंसिटिव पार्ट है, और अगर वो एक दूसरों के ऊपर ऐसा रब करेंगे तो उनके अंदर इरिटेशन होने के चांसेस है, या फिर उनकी स्किन की लेयर डैमेज होने के लिए चांसेस है। लेकिन यहां पर एक ऑयल अगर मैं लगा देता हूं तो
फीमेल वजाइना और स्पर्म के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर ऑयल लगेगा नहीं, यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड का एक सिक्रेशन लगेगा जो ऑयल की तरह काम करेगा। तो काउपर्स ग्लैंड एक इस तरीके का केमिकल को या फिर इस तरीके के मॉलिक्यूल को सिक्रेट करती है जो एज ए ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, ऑयल की तरह काम करता है, ताकि जब भी कॉपुलेशन हो तो फीमेल वजाइना और पेनिस के अंदर फ्रिक्शन ना हो। और आखिरी पार्ट आ गया भैया अपना पेनिस भैया, जो कि मेल इरेक्टाइल ऑर्गन और फिर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसके मदद से एक मेल अपने बॉडी के अंदर के स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें आकर इकट्ठा हो गई अपने इसके अंदर पेनिस भैया के अंदर। तो स्पर्म, सेमिगल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन और काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन, चार चीजें हो गई। स्पर्म, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, मतलब सारे ग्लैंड का सिक्रेशन और स्पर्म, इन सबको मिलाकर जो केमिकल व्हाइट कलर का बनता है, केमिकल क्या बोल रहा हूं, एक लिक्विड बनता है व्हाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं सीमेन। क्लियर हो गया एकदम। तो स्पर्म सिर्फ सेल, और मैं स्पर्म सेल के अंदर ग्लैंड के सिक्रेशन को ऐड कर देता हूं तो इस व्हाइट लिक्विड को मैं बोलता हूं सीमेन, जो कि जरूरी है फॉर क्रिएट अ प्रेगनेंसी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेनिस। और पेनिस की जो आखिरी जगह है, इस आखिरी जो कि थोड़ी सुजी सुजी सी हुई जगह लिख लिए, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो पेनिस की, मान लो ये पेनिस है और ये पेनिस की जो टिप है, आखिरी वाली टिप है, तो ये आखिरी वाली टिप थोड़ी सूजी हुई रहती है और ऐसे टोकदार रहती है ताकि वो पेनिट्रेशन कर सके। तो ये जो सूजी हुई जगह है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी जगह है पेनिस की आखिरी वाली, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। भैया बहुत डिटेल में विथ नोट्स विथ डायग्राम मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई है। मानता हूं कि वीडियो बड़ी रहेगी लेकिन कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।